कभी सोचा है कि हमारी दुनिया आज जैसी है वैसी क्यों है? मतलब राजशाही और बड़े-बड़े साम्राज्यों की दुनिया से हम राष्ट्र राज्यों और ग्लोबल लड़ाइयों की दुनिया तक कैसे पहुंचे? चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं की पूरी चेन को समझते हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग भड़का दी कि पूरी पुरानी दुनिया ही जलकर राख हो गई और एक बिल्कुल नया नक्शा सामने आया? यही वो बड़ी ऐतिहासिक पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस सफर में हमारा गाइड होगी ये किताब। ये हमें उन सभी अहम मोड़ से रूबरू कराएगी जिन्होंने हमारे आज को बनाया है। तो तैयार हो जाइए, ये ऐतिहासिक यात्रा अब शुरू होती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, एक आइडिया से। ये एक बौद्धिक क्रांति थी जिसे हम पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। इसी ने सदियों से चली आ रही सोच को पहली बार खुलकर चुनौती दी। नहीं, पुनर्जागरण का मतलब सिर्फ सुंदर पेंटिंग्स या मूर्तियां नहीं था। ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये सोच में आया एक भूचाल था, एक ऐसा आंदोलन जिसने लोगों को कहा कि वो बंधनों से बाहर निकलकर आजादी से सोचें। पहली बार फोकस भगवान से हटकर इंसान पर आ रहा था। तो ये थे वो नए हथियार, इंटेलेक्चुअल हथियार, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। इंसान को कायनात के सेंटर में रखना, हर चीज को विज्ञान की नजर से देखना और ये मानना कि हर एक इंसान की अपनी अहमियत है। इन आइडियाज ने सीधे सीधे राजा और चर्च की ताकत पर हमला किया। और आइडियाज की ये चिंगारी बहुत जल्द एक भयानक आग में बदल गई। एक ऐसी आग जो पूरे यूरोप में फैलने वाली थी। और वो आग थी फ्रांसीसी क्रांति। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो पल था जब पुनर्जागरण के वो सारे आइडियाज जो अब तक सिर्फ किताबों और बहसों में थे, वो सचमुच सड़कों पर उतर आए। ये एक ऐसा धमाका था जिसकी गूंज फ्रांस से बहुत दूर पूरे यूरोप में सुनाई दी और इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ गई। तो आखिर ये क्रांति होती क्या है? ये सिर्फ कोई दंगा या छोटा मोटा विद्रोह नहीं है। नहीं, क्रांति का मतलब है पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना और उसकी जगह एक बिल्कुल नई दुनिया, नए नियम बनाना। और इस पूरी क्रांति को एनर्जी कहां से मिली? 3 शब्दों से, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन नारों ने न सिर्फ फ्रांस के राजा का तख्त हिला दिया, बल्कि दुनिया भर में दबे कुचले लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई आग जला दी। और सबसे बड़ी बात, इसने साबित कर दिया कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती, उसे बदला जा सकता है। तो जब राजाओं और साम्राज्यों का दौर खत्म हुआ तो एक खालीपन सा आ गया। एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अब लोगों को एक साथ कौन जोड़ेगा? उन्हें एक नई पहचान की, एक नए अपनेपन के एहसास की जरूरत थी। और वो जवाब मिला राष्ट्रवाद में। 19वीं सदी राष्ट्रवाद के तूफान का दौर था। ये एक ऐसी जबरदस्त भावना थी जिसने लोगों को उनकी भाषा, कल्चर और एक जैसे इतिहास के नाम पर एक साथ जोड़ दिया। इसको समझने के लिए जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। एकीकरण से पहले सोचिए, जर्मनी नाम का कोई देश था ही नहीं। ये तो बस छोटे छोटे राज्यों का एक झुंड था। राष्ट्रवाद की इसी लहर ने इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और एक ताकतवर देश जर्मनी को जन्म दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर चीज का एक दूसरा, एक स्याह पहलू भी होता है और राष्ट्रवाद का भी था। जब ये भावना इंडस्ट्रियल पावर के साथ मिली तो ये एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर बन गया। इसने देशों के बीच एक बेरहम दौड़ शुरू कर दी। अब इस होड़ को, इस रेस को जस्टिफाई भी तो करना था ना। तो एक बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी बनाई गई। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे श्वेत जाति का भार या द व्हाइट मैन्स बर्डन कहा। मतलब ये घिनौना आइडिया कि यूरोप की ताकतों की ये ड्यूटी है कि वो एशिया और अफ्रीका के कम सभ्य लोगों पर राज करें और उन्हें सभ्य बनाएं। और बस इसी सोच ने नए साम्राज्यवाद की आग को और भड़का दिया। अपने देश का झूठा गर्व और अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल की भूख, इसने यूरोपीय देशों को पूरी दुनिया में कॉलोनी बनाने की एक अंधी दौड़ में धकेल दिया, जिससे पूरी दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। और देशों के बीच की ये होड़, ये कंपटीशन आगे चलकर 20वीं सदी के सबसे बड़े टकराव की वजह बनी। 2 महाशक्तियों के बीच एक आइडियोलॉजी की जंग, जिसे आज हम सब शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं।
तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया कैसी थी, वो दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका और उसकी पूंजीवादी दुनिया, और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसकी साम्यवादी व्यवस्था। ये सिर्फ जमीनी लड़ाई नहीं थी, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं की, दो अलग अलग जीने के तरीकों की लड़ाई थी। और कई मौके ऐसे आए जब लगा कि बस अब सब खत्म, चाहे वो U-2 जासूसी प्लेन का मामला हो, या बर्लिन की दीवार का बनना, या फिर क्यूबा मिसाइल संकट। ये वो पल थे जब सचमुच पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा बिल्कुल सर पे था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा लगता है ना? पुनर्जागरण के आइडियाज ने क्रांति की चिंगारी जलाई, क्रांति की आग से राष्ट्रवाद पैदा हुआ, और राष्ट्रवाद की इसी होड़ ने साम्राज्यवाद और फिर शीत युद्ध को हवा दी। हर घटना अपनी पिछली घटना से जुड़ी हुई थी। और ये पूरी कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जिस राष्ट्रवाद ने हमारी मॉडर्न दुनिया बनाई, हमारे देश बनाए, क्या आज की इस कनेक्टेड दुनिया में वही राष्ट्रवाद हमें एक दूसरे से तोड़ने की वजह भी बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास में नहीं बल्कि अपने आने वाले कल में खोजना होगा, और इस पर सोचना हम सभी के लिए जरूरी है।